वेलकम डियर ऑल इन पॉलिटिक्स विद कुंदन। हर घर पाठशाला के अंतर्गत आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो क्लास में। आज हम कक्षा 10/2 राजनीति विज्ञान भाग 2 के अंतर्गत जिस प्रकरण पर बात करेंगे वह हमने लिया है लेसन 7 यूएस डोमिनेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, विश्व राजनीति में अमेरिकी प्रभुत्व। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत आज का हमारा जो प्रकरण है वह हमने दिया है एक ध्रुवीय व्यवस्था के गुण एवं दोष। प्रिय विद्यार्थियों, अपने पिछले वीडियो में हमने बात की थी एक ध्रुवीय व्यवस्था का क्या अर्थ होता है तथा एक ध्रुवीय व्यवस्था की क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं। एक ध्रुवीय व्यवस्था हमने बात की थी एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें एक ही शक्ति होती है जो कि विश्व व्यवस्था को अपनी सुविधानुसार संचालित करने का प्रयत्न करती है। उसकी शक्ति को नियंत्रित करने वाली दूसरी महाशक्ति का अभाव पाया जाता है। तो एक ध्रुवीय व्यवस्था कब से देखने को मिली? 1991 को सोवियत संघ के विघटन के पश्चात शीत युद्ध का अंत हुआ, द्विध्रुवीयता का अंत हुआ और द्विध्रुवीयता के अंत के फलस्वरूप अमेरिका के समकक्ष विश्व में कोई भी ऐसा शक्तिशाली देश नहीं रहा जो उसकी शक्ति को टक्कर दे सके। तो इस प्रकार अमेरिका रूपी एक ध्रुवीय व्यवस्था का उदय हुआ। तो इसके अंतर्गत हमने जो है विशेषताओं की बात की थी। क्या प्रमुख विशेषताएं थी यदि आप थोड़ा सा रिमाइंड कर लें? अमेरिकी वर्चस्व, नाटो का अस्तित्व में कायम रहना, संयुक्त राष्ट्र पर अमेरिकी वर्चस्व, सुरक्षा परिषद में अमेरिकी मनमानी, शक्ति संतुलन का अभाव, विश्व राजनीति को अपनी इच्छा अनुसार चलाना। यहाँ विश्व राजनीति को अपने अनुसार चलाने से अभिप्राय है कि जो अमेरिका था उसकी जो भूमिका थी एक तरह से विश्व राजनीति में एक थानेदार के रूप में हो गई थी। कहने का अभिप्राय कि उसको जो है रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं था। तो अमेरिका जो है वैश्विक मामलों में अनावश्यक रूप से जो है उसका जो हस्तक्षेप था बढ़ रहा था, चाहे भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर मसला हो, बोस्निया हर्जेगोविना संकट हो, मुस्लिम राष्ट्रों का आतंकवादी व संरक्षण देने वाला देश घोषित करना हो, इराक पर हमले की बात हो, अफ़गानिस्तान पर हमले की बात हो। तो इन सब मामलों में जो है अमेरिका का जो बढ़ता प्रभाव था इसने जो है एक ध्रुवीयता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो यह जो एक ध्रुवीय व्यवस्था थी इसके लाभ भी हुए और इसके जो है अवगुण भी सामने आए। तो इसके जो अवगुण थे उन पर भी हम आज चर्चा करेंगे और इसके जो क्या क्या गुण थे, क्या क्या लाभ हुए, उस पर भी आज हम जो है आपसे बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक ध्रुवीय व्यवस्था के लाभ, मेरिट्स ऑफ यूनिपोलर सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, एक ध्रुवीय व्यवस्था के जहाँ कई अवगुण देखने को मिले तो वहीं इस व्यवस्था से कई लाभ व गुण भी देखने को मिले। तो कौन कौन से प्रमुख लाभ व गुण देखने को मिले? नंबर 1, साम्यवादी उग्रता का पतन, डिक्लाइन ऑफ एक्सट्रीमिज्म ऑफ कम्युनिज्म। क्या मतलब हुआ? एक ध्रुवीय व्यवस्था के फलस्वरूप प्रसारवादी जो साम्यवादी उग्रता थी उसका अंत हो गया। इससे जो है विश्व के कई देशों ने राहत की सांस ली। कहने का मतलब कि जब कोल्ड वॉर इरा था, शीत युद्ध काल के दौरान जो है जो सोवियत संघ था और रिपब्लिक ऑफ चाइना था, इन्होंने जो है उग्र साम्यवाद का प्रचार प्रसार किया और ख़ासकर जो पूर्वी यूरोप और लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के जो है बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ थे जहां इन्होंने जो है ज़बरदस्ती अपना जो विचारधारा थी उसका प्रचार प्रसार किया और कई दुनिया के कई देशों में जो है गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो जब शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, द्विध्रुवीयता का पतन हो गया और एक ध्रुवीय व्यवस्था कायम हो गई, तो इसके फलस्वरूप जो है फिर जो साम्यवादी उग्रता थी
इसका भी अंत हो गया, क्योंकि जो अमेरिका रूपी पूंजीवादी व्यवस्था थी यह इतनी उग्र नहीं थी। दूसरा जो इसका गुण, जो लाभ देखने को मिला, उदारवाद को बढ़ावा। जो लिबरलिज्म था, इट बिकेम पॉपुलर। एक ध्रुवीय व्यवस्था से कई उत्तर साम्यवादी देशों ने साम्यवाद को त्याग कर उदारवाद व पूंजीवाद के सिद्धांतों को अपनाया, जिससे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण अर्थात LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिला। क्योंकि शीत युद्ध काल में जो है, जो ये उत्तर साम्यवादी देश थे, ये भी बंधे हुए थे साम्यवादी विचारधारा से, सोवियत संघ के दबाव के कारण। तो जब शीत युद्ध का अंत हो गया तो इन देशों की जो अर्थव्यवस्था थी वह भी जो है काफ़ी पिछड़ी हुई थी। तो अपने विकास को जो है सही रास्ते पर लाने के लिए इन देशों ने LPG को अपनाया, पूंजीवाद को अपनाया। तीसरा जो फायदा हुआ, तकनीकी क्षेत्र में विकास, एम्फेसिस ऑन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। एक ध्रुवीयता से जो है विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीक का प्रसार व हस्तांतरण हुआ। वैश्वीकरण के फलस्वरूप बहुराष्ट्रीय कंपनियों, जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी, उनके द्वारा जो है विश्व के कई देशों में तकनीक का हस्तांतरण किया गया, जिससे जो है उन देशों में, खासकर जो विकासशील देश थे, उनमें जो है और अधिक उन्नति देखने को मिली। मतलब पुनर्निर्माण के लिए जो है नवीनतम तकनीकी की आवश्यकता अनिवार्य होती है। इसलिए जो है जो विकासशील देश थे, तो उन देशों में जो है जब मल्टीनेशनल कंपनीज गई तो पहला फ़ायदा हुआ कि वहाँ के जो शिक्षित बेरोज़गार थे उनको लाभ प्राप्त हुआ। दूसरा फ़ायदा हुआ, विकासशील देशों के पास तकनीक का अभाव था। मल्टीनेशनल कंपनीज ने जब वहाँ अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की, स्थापित की, तो तकनीक भी जो है उन देशों को प्राप्त हुई। अगला जो प्रमुख लाभ इसका देखने को मिला, भय व आतंक के दौर का अंत, एंड ऑफ द एरा ऑफ फियर एंड टेरर। शीत युद्ध की समाप्ति, एक ध्रुवीय व्यवस्था के उदय से विश्व भर में लगातार व्याप्त युद्ध की आशंका का अंत हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व भर में व्याप्त अनावश्यक भय का अंत हुआ तथा शांति का विकास हुआ। मीन्स कोल्ड वॉर इरा में जब शीत युद्ध काल था, उसमें जो है निरंतर ऐसी परिस्थितियां बनी रही जिससे लगा कि अमेरिका और सोवियत संघ के धड़े में कभी भी युद्ध हो सकता है, वैश्विक युद्ध छिड़ सकता है, और पूरा विश्व एक तरह से जो है भय और आतंक के साए में जी रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा लाभ हुआ जब द्विध्रुवीयता का अंत हुआ, एक ध्रुवीयता का जो है उदय हुआ, तो एक तरह से विश्व में लोगों ने राहत की सांस ली, शांति की स्थापना हुई। अगला जो प्रमुख लाभ देखने को मिला, मेरिट ऑफ यू कैन से यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, वो है लोगों के जीवन स्तर में सुधार। एक तरह से जो आर्थिक पक्ष है उसमें जो है उसका जो है विकास देखने को मिला। द्विध्रुवीयता के काल में विशेषकर जो साम्यवादी व्यवस्था ने जो है विकास की अपेक्षा सैन्यकरण पर अधिक व्यय किया। हमने जो है अपने पिछले जो चैप्टर्स थे, वीडियोस थे, उसमें भी ये जिक्र किया। हमने जो सोवियत संघ के विघटन के कारणों में भी जो एक बहुत बड़ा एक कारण ये पढ़ा था कि विघटन का एक बहुत बड़ा कारण था कि वे जो है आर्थिक पक्ष से कमज़ोर हो रहे थे, सैन्यकरण पर बहुत अधिक खर्च कर रहे थे। तो सैन्यकरण पर बहुत अधिक खर्च के कारण उन देशों में लोगों का जो जीवन स्तर था वह अवनति की ओर जा रहा था। एक ध्रुवीय व्यवस्था स्थापित होने से जो साम्यवादी देश थे उन्होंने भी जो है पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया, जिससे वहाँ आर्थिक विकास को बल मिला और लोगों के जीवन में जो जीवन स्तर था उसमें सुधार देखने को मिला। तो डियर स्टूडेंट्स, दीज वर द मेरिट्स ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। ये जो है हमने
जो एक ध्रुवीय व्यवस्था थी इसके लाभों पर जो है प्रकाश डाला। तो आइए अब हम बात करते हैं जो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था है उसके जो है क्या क्या दोष देखने को मिले, और यू कैन से कि व्हाट वर द डिमेरिट्स ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। एक तरह से ये जो है अमेरिकी वर्चस्व के मार्ग में अवरोध भी आप इनको जो है कह सकते हैं। यू कैन से हिंड्रेंसेज इन द वे ऑफ अमेरिकन डोमिनेंस। तो क्या क्या 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात अमेरिका रूपी जो एक ध्रुवीय व्यवस्था के उदय होने से जहां विश्व को कुछ लाभ हुए, तो वहीं इस व्यवस्था की जो है कुछ हानियां या आप कह लीजिए अवगुण भी देखने को मिले। तो जो पहला अवगुण था अमेरिकी जो अनावश्यक अमेरिकी हस्तक्षेप, अननेसेसरी अमेरिकन इंटरवेंशन। एक ध्रुवीयता के कारण अमेरिका का विश्व के देशों के आंतरिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप बढ़ गया। 1991 के बाद कच्चा तेल उत्पादक खाड़ी देशों में अमेरिका ने अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। तो अमेरिका के समतुल्य किसी अन्य राष्ट्र के ना होने से, शक्तिशाली राष्ट्र के ना होने से, तो अमेरिका जो है एक तरह से अपनी तानाशाही पर भी उतारू हो रहा था। तो ये एक नुकसान देखने को मिला। बहुत सारे राष्ट्रों की जो स्वायत्तता थी उस पर जो है अमेरिका का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह एक हमला आप कह सकते हैं। दूसरा जो अवगुण इसमें देखने को मिला, आर्थिक सहायता के संबंध में अमेरिकी भेदभाव। तो ये भी एक जो है बड़ा कारण था, डिस्क्रिमिनेशन विद रिगार्ड टू फाइनेंशियल एड, जो हमने जो है पिछले वीडियो में भी आपसे बात की। चाहे वर्ल्ड बैंक था, IMF था, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन था, तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी, संस्थाएं थी, इनमें जो है अमेरिकी हिस्सेदारी अधिक होने के कारण इन संस्थाओं पर अमेरिकी नियंत्रण अधिक था। तो अमेरिकी नियंत्रण अधिक होने के कारण विश्व के देशों को आर्थिक सहायता के संबंध में भी अमेरिकी भेदभाव देखने को मिला। कैसे? जो देश शीत युद्ध काल में अमेरिकी पिछलग्गू थे, जो अमेरिका के साथ जुड़े रहे, तो उन देशों को जो है खुली आर्थिक सहायता दी जाती थी, और वहीं जो देश अमेरिकी गुट में नहीं थे कोल्ड वॉर ईरा में, तो उनके साथ जो है आर्थिक सहायता के संबंध में भी भेदभाव किया जाता था। तो ये एक बहुत बड़ी जो है डिमेरिट देखने को मिली। तीसरा जो अवगुण देखने को मिला, नव साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन, एक तरह से उदय, इम्पेचस टू न्यू इम्पेरियलिज्म। डियर स्टूडेंट्स, 1991 के पश्चात नव साम्राज्यवाद का उदय हुआ। साम्राज्यवाद, इम्पेरियलिज्म आप जानते हैं, कॉलोनियलिज्म, इम्पेरियलिज्म। 1947 से पहले हमारा देश भी एक जो है उपनिवेश था, ब्रिटेन का साम्राज्य था। तो 1991 के बाद जो है अमेरिका ने एक नव साम्राज्यवाद की अवधारणा का विकास किया। इसके अंतर्गत किसी देश को प्रत्यक्ष रूप से उपनिवेश न बनाकर आर्थिक क्षेत्र में उस पर जो है आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया गया। अमेरिका ने इसके फलस्वरूप विश्व के विभिन्न देशों में अपनी व्यापारिक कंपनियां, जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी, वो तैनात की तथा मनमाने ढंग से व्यापार संचालित करने का प्रयास किया। तो ये जो है एक नव साम्राज्यवाद आप कह सकते हैं। डायरेक्टली तो किसी कंट्री के ऊपर जो है इन्होंने अपना जो उसको जो है उपनिवेश नहीं बनाया, अपनी सेना तैनात नहीं की, किंतु जो इसकी व्यापारिक कंपनियां थी उनको जो है वहाँ स्थापित किया, और जो व्यापार था, व्यापारिक नियम थे, अपने हिसाब से संचालित करने का प्रयास किया। अगले जो एक अवगुण देखने को मिला, यूएनओ का गिरता स्तर। जो संयुक्त राष्ट्र संघ था, ये जो है एक तरह से निष्प्रभावी हो रहा था, यूनाइटेड नेशंस बिकमिंग नॉन इफेक्टिव, क्योंकि अमेरिका की जो मनमानी नीतियां थी उससे जो है यूएनओ के स्तर में गिरावट आ रही थी। अमेरिका ने अपनी इच्छा अनुसार यूएनओ व सुरक्षा परिषद के निर्णय को मानने से इनकार कर दिया। तो अमेरिका जो है उसके निर्णयों को प्रभावित कर रहा था, वह निष्पक्ष होकर निर्णय नहीं ले पा रहा था, तो जिससे विश्व के देशों का जो है यूएनओ के प्रति विश्वास घट रहा था और उसका जो स्तर है वह
गिर रहा है। अगला जो प्रमुख कारण, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को बढ़ावा। अब बहुत बड़ा ये जो है अवगुण देखने को मिला। कैसे? वर्तमान एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं के लिए वास्तव में अमेरिका ही जिम्मेदार है। आरंभ में जो है सोवियत संघ से लड़ने के लिए अमेरिका ने जो जिहादी मुस्लिम संगठन थे उनको जो है उकसाया, तैयार किया, बढ़ावा दिया, किंतु कालांतर में ये लोग अमेरिका के ही खिलाफ हो गए और वर्तमान में जो है अमेरिका को ही एक बहुत बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान में आतंकवाद है। शुरू में जो है अफ़गानिस्तान में आतंकवाद, जो मुस्लिम कुछ एक जिहादी संगठन थे, उनको जो है अमेरिका का प्रोत्साहन प्राप्त था सोवियत संघ के विरुद्ध, किंतु वर्तमान में ये अमेरिका के लिए ही एक चुनौती बन गए हैं। इसका उदाहरण हमारे सामने है 9/11 की जो घटना हुई, जिसने पूरी अमेरिका को झकझोर कर रख दिया। तो ये हमने जो है प्रमुख जो अवगुण हैं एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के, उनका जो है आपसे विस्तार से जो है जिक्र किया। तो इन दोनों गुणों और अवगुणों से स्पष्ट है कि चाहे वर्तमान विश्व व्यवस्था एक ध्रुवीय है, इसके अपने लाभ और दोष हैं, परंतु विश्व को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए विश्व का बहुध्रुवीय मल्टी पोलर सिस्टम अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। कहने का मतलब है कि एक ध्रुवीय व्यवस्था उतनी कारगर व्यवस्था नहीं है। विश्व के उचित संचालन के लिए जो है इसका बहुध्रुवीय होना अत्यंत आवश्यक है। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने जो है ये वीडियो ध्यान से देखा होगा। आप इस वीडियो को पुनः देखें। एन्जॉय ऑनलाइन क्लासेस, मेक नोट्स एंड a worksheet has been given supplied to you. Solve that worksheet. जो कार्यपत्रक दिया है उसको आप जो है अपनी नोटबुक में लिखिए, उसके आंसर्स लिखिए, याद कीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब पॉलिटिक्स विद कुंदन। मुझे लगता है कि आप सभी ने जो है सब्सक्राइब कर दिया होगा चैनल पॉलिटिक्स विद कुंदन, ताकि आपको जो है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो मेरे वीडियोस हैं वो जो है स्वतः ही प्राप्त होते रहेंगे, उसकी नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। एक बार पुनः आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए